चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोरोना को देखते हुए 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के समय 15 जनवरी तक जनसभाओं, साइकिल रैली, बाइक रैली और पदयात्राओं पर रोक लगा दी गई है। Date of poll 10th February 2022। 10 मार्च 2022 ये वो तारीख है जब 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और किसका राज तिलक होगा, ये पूरी तरह साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर ये वो राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 10 फरवरी से शुरू होगा और 7 मार्च तक चलेगा। 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand and 403 ACs in Uttar Pradesh. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे और 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, पांचवा चरण 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च को और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। 2012, it was done. All the 5 states were done in 9 phases. In 2017, it was done in 8 phases. And now we are reducing it by 1 more phase, and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. जबकि 3 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. At date of poll 14th February, that is Monday. उधर मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 27 फरवरी को और दूसरा चरण 3 मार्च को होगा। First phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur 1st phase. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase. Date of poll 3rd March. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए भी कई बड़े ऐलान किए। The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सियासी पारा भी गर्मा गया। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे।
वहीं बीजेपी ने भी विरोधियों को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई। चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी को समय के साथ समय की कदम ताल करते हुए चलने के लिए हमारे नेतृत्व ने हमेशा तैयार रखा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 10 मार्च बीजेपी की विदाई का दिन होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब जबकि ऐलान हो गया है, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे, भीड़ खूब भारी हुई और अब ऐलान के बाद क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला था विजय रथ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में न अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया। कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। कोरोना में किस तरीके से दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लोग भागते रहे, आज भी कोरोना में कितने लोगों की जान गई सरकार नहीं बता रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़े पैमाने पे बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं। सरकार आज भी सूची नहीं जारी कर पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं। वर्चुअली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। पंचायत चुनाव भी पूरे प्रदेश ने सर देखे थे, ये इलेक्शन भी है, अधिकारी अभी भी वही हैं। क्या कोई रोड मैप स्पेशल तय करेगी समाजवादी पार्टी? इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से बेईमानी की भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। जिस तरीके से माताओं बहनों के कपड़े फाड़े गए, उनकी साड़ी छीन ली गई, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। आखिरी सवाल सर, 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को 11 बजे तक पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव के 12 बच जाएंगे और बीजेपी 300 प्लस सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में आएगी। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सर, 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से बीजेपी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं स्वागत करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी चुनावी रैलियां नहीं होगी, 15 तारीख तक नहीं होगी, 15 जनवरी तक। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया, कहा है कि इलेक्शन कमीशन को फंड करना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों को। बीजेपी का यादव जी किसी दल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनको जो कहना है चुनाव आयोग से वो कह सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उनको सच्चाई का पता चल चुका है, जमीनी हकीकत का पता चल चुका है कि समाजवादी पार्टी 2017 भी दोहराने की स्थिति में नहीं है। गुंडे, अपराधी, माफियाओं के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर कोई चुनाव नहीं जीते जाते हैं और चुनाव के लिए मतदान होने से पहले, मतगणना होने से पहले उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जीतकर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और 6 महीने 4 दिन का एक्टिव कार्यकाल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा। अब चुनाव होंगे, चुनाव में वो चेहरा होंगे, युवा नेतृत्व। हमारे साथ सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, फाइनली इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई 14 फरवरी। जी, हम तैयार हैं, तैयार थे और उत्तराखंड की जनता भी तैयार है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होंगे, चूंकि इस समय स्थितियां थोड़ा कठिन है, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही कोरोना के लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए थे। 15 तारीख तक हमने सभी प्रकार की रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सभी पर हमने रोक लगाई थी। और चूंकि हमारे लिए चुनाव के साथ साथ हमारे प्रदेश की जनता की जान माल की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र का उत्सव है। कठिन परिस्थितियों में भी उत्तराखंड के लोग आएंगे और अच्छी सरकार चुनेंगे। सभी के लिए नया अनुभव रहेगा, मतदाता के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, नेताओं के लिए भी। और आप सरकार में रहे हैं तो आपको सरकार की तमाम बातें जनता तक पहुंचानी भी है। ऐसे में रैलीज नहीं होने का एक ऑप्शन क्या आपने सोचा है? देखिए, उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है और इस समय देश काल परिस्थिति जिस प्रकार से भी कठिन है, उस परिस्थिति में हमें दोनों ही काम करने हैं। जान माल की सुरक्षा भी करनी है और चुनाव में भी भाग लेना है। आपकी नजर रहेगी हेल्थ के लिहाज से या दूसरे लिहाज से? देखिए, उसको लेकर हम पहले से ही बहुत सजग हैं, इसलिए हमने पहले ही फैसला ले लिया था। आज चूंकि चुनाव आचार संहिता आज लागू हुई है, लेकिन हमने आप मंत्रिमंडल की जब बैठक करी थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ढिलाई नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने 15 तारीख तक पहले ही सभी प्रकार के जो रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस हैं, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया था। एक लास्ट सवाल, टिकटों का इंतजार अपने नेताओं को कब तक आप कह रहे कि अब टिकट मिल जाएगा, आप लगो काम पे? नहीं, वो प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया में चूंकि देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी प्रत्याशी उस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अच्छे पाए जाएंगे, चूंकि सभी एक से एक अच्छे हैं, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, सभी के अंदर योग्यता है, क्षमता है, लेकिन अंततः टिकट एक ही को मिलना है और जिसको टिकट मिलेगा उसको जो प्रत्याशी हैं उस क्षेत्र के सारे लोग उसके साथ होंगे, क्योंकि हमारा सबका ध्येय एक है, लक्ष्य एक है। अच्छा, आप कहाँ से लड़ने वाले? खटीमा से ही? नहीं, मैंने तो कल जनता से पूछा था और आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने तो जनता पर फैसला छोड़ा था और जनता ने कहा कि आपको खटीमा से ही लड़ना है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत के लिए। जी, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कह चुके हैं कि इलेक्शन खटीमा से ही लड़ेंगे, बीजेपी और अच्छी जीत यहां पर दर्ज करेगी। 14 फरवरी को पंजाब में एक चरण में सभी 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद राज्य के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। पंजाब में एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। पंजाब की सियासी मुद्दों पर बात की जाए तो इस समय वहां किसान आंदोलन, बेअदबी और पीएम की सुरक्षा में चूक का मुद्दा हावी है। कांग्रेस भले ही जीत का दावा करे, लेकिन कांग्रेस की कले भी खुलकर सामने आई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पद और पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली, जो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। वहीं सिद्धू के साथ सीएम चन्नी का विवाद भी कई बार सामने आ चुका है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो एक बार फिर पंजाब में सरकार बनाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 117 सीटों में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिले, शिरोमणि अकाली दल को 15 सीटें मिली, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई, जबकि अन्य सियासी दलों को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 39% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिले थे, शिरोमणि अकाली दल को 25% वोट मिले थे, बीजेपी को सिर्फ 5% वोट मिले थे, जबकि अन्य दलों को 7% वोट मिले थे। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के सुखदेव सिंह ढिंढासा हैं। पंजाब की 117 सीटों पर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो मालवा क्षेत्र में 69 सीटें, माछा क्षेत्र में 25 सीटें और दोआब में 23 सीटें आती हैं। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। पीएम की सुरक्षा में चूक के सवाल पर चन्नी ने कहा कि वो पीएम के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन अगर कोई पंजाब और पंजाब के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो वो उसका हमेशा विरोध करेंगे।
ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਜਦ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਵਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ देश से कुर्बानियां करने वाले हैं। इस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 111 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਪੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਨਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ 'ਚ 3 ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਹਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, इन्हां वालों जे कोई देखेगा तो सब तो पहला मैं मूरे खड़ा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने मेयर के पद पर कब्जा जमा लिया। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई, लेकिन नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली आम आदमी पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और सदन के अंदर ही हंगामा खड़ा कर दिया। हालात तब बिगड़ गए जब हंगामा करने से रोकने पर आम आदमी के पार्षद बीजेपी के लोगों से उलझ गए। नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसके बाद मार्शलों को बुलाया गया। पुलिस के कई अधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। इससे पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मेयर की कुर्सी के पीछे खड़े होकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान मेयर की कुर्सी पर बीजेपी की सरबजीत कौर बैठी रही। हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद कुछ अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने भी उनसे शांत रहने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, ये ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी दिल्ली च भी ये करती आ रही है। काफी देर तक सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हंगामा चलता रहा, जिसकी वजह से सदन की पूरी कार्यवाही ठप पड़ गई। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मेयर चुनाव में वोटों की गिनती में धांधली हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई। विरोध जताने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी वहां पहुंच गए और वो मेयर ऑफिस के बाहर पुलिस वालों के साथ बहस करने लगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटों की गिनती दोबारा कराने की मांग की। निरपक्ष तरीके दे नाल चंडीगढ़ एमसीज दी रीकाउंटिंग कराई जावे तो निरपक्ष तरीके दे नाल चंडीगढ़ दा मेयर चुनिया जावे। तो वहीं चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरबजीत कौर को बधाई दी। मैं श्रीमती सरबजीत कौर को, भारतीय जनता पार्टी के सारे चुने हुए प्रत्याशियों को और चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी सारी टीम को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। यही नहीं, उन्होंने ये उम्मीद जताई कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी तरह जीत दर्ज करेगी।
और लगे हाथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को यह नसीहत दी कि उन्हें प्रदर्शन कर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसलिए भी नाराज है कि निगम चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने चंडीगढ़ नगर निगम की 35 सीटों में 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 12 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भी बीजेपी ने वहां अपना मेयर बना लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस से निकाले जाने के बाद देवेंद्र सिंह बबला अपनी नवनिर्वाचित पार्षद पत्नी हरप्रीत कौर बबला के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद किरण खेर को भी एक वोट डालने का अधिकार है। इस तरह बीजेपी के पास भी आम आदमी पार्टी की तरह 14 वोट हो गए और जब मेयर के लिए वोटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी का एक वोट अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी के 14 और आम आदमी पार्टी के 13 वोट हो गए और साथ ही इस तरह बीजेपी की सरबजीत कौर मेयर बन गई। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के डिजिटल प्रचार के फैसले पर आपत्ति जताई। चुनाव आयोग ने यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी और सियासी पार्टियों को वर्चुअल तरीके से प्रचार करने की सलाह दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की, जिन पार्टियों के पास वर्चुअल रैली के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है उन्हें ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। हालांकि वो बीजेपी को घेरने से नहीं चूके। बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जताई। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक जवान एलओसी की निगरानी करता दिखा। उसके घुटने तक बर्फ ही बर्फ नजर आई, जबकि ऊपर से भी बर्फबारी होती रही। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर तेज हवाएं उस जवान का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो जवान इस बर्फीले तूफान में भी डटा रहा। पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने से महज कुछ घंटे पहले डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर वीरेश कुमार भावरा को नया डीजीपी बना दिया गया। वीरेश भावरा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में एनआईए ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मदद के लिए आईजी संतोष रस्तोगी का नाम दिया। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले अपने एक आदेश में एनआईए को रजिस्ट्रार जनरल की सहायता के लिए एक अधिकारी को नाम देने के लिए कहा था। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ बदमाशों ने एक लड़के को बंधक बनाकर पीट दिया। इससे पहले उसके बाल भी काटे गए। इस घटना के वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और इस मामले की जांच में जुट गई। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत जारी है। बीजेपी नेता अमित मालवी ने एक वीडियो ट्वीट कर पीएम मोदी की सुरक्षा में कमी का मुद्दा उठाया है। अपने ट्वीट में अमित मालवी ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया। अमित मालवी ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब के गृह मंत्री, गृह सचिव और डीजीपी को भी घेरा। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया गया और वहां पहले चरण में 38 सीटों पर 27 फरवरी को और बाकी की 22 सीटों के लिए 3 मार्च को वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा, जिनमें पहले चरण की 58 सीटों पर 10 फरवरी को और दूसरे चरण की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण की 59 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होगी और चौथे चरण की 7 सीटों के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि पांचवें चरण की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी और छठे चरण की 57 सीटों के लिए 3 मार्च को, जबकि सातवें और अंतिम चरण की 54 सीटों के लिए 7 मार्च को राज्य में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होगा। 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday.
जोधपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एम्स अस्पताल के बाहर एक लड़के ने चाय का ठेला लगाने वाले एक बुजुर्ग पर गर्मा गर्म चाय उड़ेल दी। बताया गया आरोपी लड़का भी वहीं फलों का ठेला लगाता है, जिसका किसी बात पर इस चाय वाले से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने गुस्से में चाय के ठेले पर ही लात मार दी। लात पड़ते ही चूल्हे पर रखा चाय से भरा पतीला बुजुर्ग दुकानदार के ऊपर गिर गया। गरम चाय से झुलसा वो दुकानदार छटपटाता दिखा, जिस पर वहां खड़े एक आदमी ने तुरंत पानी डाला। मगर इतना सब होने के बावजूद भी उस आरोपी की अकड़ कम नहीं हुई और फिर से चाय वाले को धमकाता नजर आया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस बुजुर्ग के कपड़े उतारे और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। विवादास्पद तरीके से महिला के बाल काटने के आरोप में घिरे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के माफी मांगने के बाद भी उनके खिलाफ जो गुस्सा है वो थम नहीं रहा। इसी कड़ी में एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने दिल्ली में कुछ जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी एक तस्वीर रोहिणी इलाके के एक मॉल से सामने आई। वहां हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जावेद हबीब के नाम से चलने वाले एक सैलून पर पहुंचकर हंगामा किया और उसे बंद करवा दिया। हंगामे की खबर मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। हंगामे और नारेबाजी की खबर मिलते ही मॉल घूमने आए लोग भी हैरान रह गए और कुछ ही देर में उस सैलून के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस वाले ने फौरन इन सभी लोगों को किसी तरह वहां से हटाया। हालांकि इस घटना पर जावेद हबीब माफी मांग चुके हैं, लेकिन भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा एक कार्यक्रम के दौरान जावेद हबीब पर विवादास्पद बयान दे बैठे। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। इस मामले में जावेद हबीब के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन 3 जनवरी के वायरल वीडियो पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के मनीष गुप्ता हत्याकांड में 6 पुलिस वालों को आरोपी बनाया गया। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की चार्जशीट में 6 पुलिस वालों को हत्या का आरोपी बनाया गया। 27 सितंबर 2021 को गोरखपुर के एक होटल में मनीष की मौत हुई थी, जिसके बाद इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। कांग्रेस नेता उदित राज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादास्पद बयान पर पार्टी की ही तरफ से उन्हें नसीहत दी गई। उदित राज ने फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर पीएम को घेरने की कोशिश की और इसी चक्कर में उन्होंने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर विवादास्पद बयान दे दिया। मैंने ट्वीट किया कि पुलवामा का साजिश पीएम मोदी जी की ही हो सकती है। उदित राज के इस बयान से सियासत में उबाल आ गया, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से उन्हें सोच समझकर बोलने की सलाह दी गई कि हम लोगों को बिना कोई सबूत के या बिना किसी जानकारी के इतने गंभीर मसलों पर अपना बयान नहीं देना चाहिए। बर्फबारी के बीच एलओसी पर डटे सेना के जवानों की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमी बर्फ का मुकाबला करते हुए पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए। जवानों की इस जाबाजी के वीडियो को रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने उत्खनन के काम में लगी कंपनी पर हमला कर दिया और वहां खड़ी करीब 27 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए 20 से ज्यादा नक्सली वहां पहुंचे थे। यूपी के शाहजहांपुर में मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि ये सभी आरोपी डकैती की योजना बना रहे थे। 6 व्यक्तियों की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की है। ये 6 व्यक्ति एक डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि ये सभी पर्यटक थे जो वहां के एक हिल स्टेशन पर घूमने गए थे। तभी इन लोगों का सामना तूफान और बर्फबारी से हो गया। यूरोप के देश सर्बिया में बड़ी संख्या में लोगों ने वहां की राजधानी बेलग्राम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां लिथियम खनन से जुड़ी सभी प्लानिंग पर रोक लगाने की मांग कर दी और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड में ये प्रदर्शनकारी एक हाईवे पर उतर आए और अचानक लोगों को हाईवे पर देखकर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। इस बीच एक ड्राइवर ने रास्ता रोके जाने का विरोध किया तो वहां हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस को तो आगे जाने दिया, लेकिन बाकी गाड़ियों को लौटना पड़ा। Mi smo ovde zato što smo preprečili svojim telima put da objavimo da nismo spremni da prodajemo svoju zemlju। हाँ, कई दूसरे शहरों में भी लोगों ने इसी तरह प्रदर्शन किया। वाराणसी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया।
वाराणसी के घाट पर विवादास्पद पोस्टर लगाने के मामले में हुई कार्रवाई पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। 2 दिन पहले गंगा के कुछ घाटों पर पोस्टर लगाए गए थे जिनमें लिखा था काशी के गंगा घाट पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। का परचम है और दूसरी बात है कि हिंदू हित की बात हम करते हैं, हिंदुत्व के लिए है। मुंबई में सीबीआई के दफ्तर में 68 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें सीबीआई के कर्मचारी, अधिकारी और बाकी दूसरे स्टाफ भी शामिल हैं। यूपी में कानपुर और कन्नौज के बाद अब वाराणसी में जीएसटी की टीम ने गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा। गुटखा कारोबारी लक्ष्मीकांत पांडे पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। बिहार के औरंगाबाद में जेडीयू सांसद महाबली सिंह के क्रिकेट के मैदान में गिर गए। बताया गया कि वो वहां चल रहे एक टूर्नामेंट के फाइनल मैच का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और सांसद नीचे गिर पड़े। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां पहुंचे कई पर्यटक इस मौसम का मजा लेने के लिए बाहर निकल आए। शिमला शहर के आसपास तो बर्फबारी हो रही थी, लेकिन यहाँ शिमला टाउन में जो है सीजन की पहली बर्फबारी आज हुई है। इस बर्फबारी का मजा लेने में बच्चे भी पीछे नहीं रहे। बहुत मजा आ रहा है मुझे। स्नो आज सुबह हम लोगों ने स्नोफॉल देखी, इतना मजा आया हम लोगों को। चीन के चिंघाई प्रांत में भूकंप के झटकों से कई इलाके बुरी तरह हिल गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 बताई गई, जबकि उसका केंद्र चिंघाई की राजधानी शीनिंग से 138 किलोमीटर दूर होने का दावा किया गया। भूकंप के दौरान जो कुछ हुआ उसकी कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश में बिना मास्क लगाए हुए लोगों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देने के फैसले का असर दिखने लगा। भोपाल के पेट्रोल पंपों पर सरकार के इस निर्देश का पालन करते हुए कई पोस्टर लगा दिए और तेल के लिए आने वालों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया। और जगह जगह हमने लिख के लगा रखा है कि नो मास्क नो पेट्रोल। सरकार के इस फैसले का लोगों ने भी समर्थन किया। ये जो लोग हैं, लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इस संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा रास्ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए। बिहार के मोतिहारी में कुछ लोगों पर एयरफोर्स के एक अधिकारी आदित्य कुमार की हत्या का आरोप लगा, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि वो मोटरसाइकिल से अपने पिता के साथ घर लौट रहे थे, तभी उन पर यह हमला किया गया। 3-4 के संख्या में कुछ लोग था, उसी जगह इन पर प्रहार किया गया। आदित्य कुमार छुट्टी पर घर आए हुए थे। बताया जा रहा है कि कुछ पड़ोसियों से उनका जमीन विवाद चल रहा था। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बीजेपी के एक पूर्व जिला मंत्री की जन्मदिन की पार्टी में जमकर लात घूंसे चले। बताया गया कि बीजेपी नेता पवन सिंह तोमर ब्रजवासी होटल में अपने जन्मदिन की पार्टी दे रहे थे, जिसमें बीजेपी के कुछ विधायक और जान पहचान के लोग शामिल हुए। लेकिन इसी बीच वहां 2 और अनजान युवक पार्टी में बिन बुलाए आ गए और वो जश्न में शरीक हुए पवन सिंह के साथियों से खाने पीने की बात पर उलझ पड़े। दोनों गुटों में पहले कहासुनी हुई और फिर नौबत गाली गलौच और मारपीट तक पहुंच गई। जन्मदिन की पार्टी छोड़ दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। घटना का वीडियो होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दोनों गुट एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते दिखे। सामने आए वीडियो में कुछ लोग तो एक शख्स को गिराकर उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे उसकी जान ही ले लेंगे। ये लोग उस शख्स पर काफी देर तक लात घूंसे बरसाते रहे, जिसके बाद बीजेपी नेता ने मारपीट की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों युवक वहां से 9-2-11 हो गए। आरोप है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे, जिससे विवाद और गहरा गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर अजय गुर्जर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दाऊद के इस गुर्गे के खिलाफ 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये न सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बल्कि उसके करीबी छोटा शकील के जीजा आरिफ जान का भी बेहद करीबी है, जो कि दाऊद के भाई इकबाल कासकर के साथ मिलकर जबरन वसूली का काम कर रहा था। अजय गुर्जर पर हरियाणा के 2 मंत्रियों से करोड़ों रुपए मांगने का भी आरोप है। दाऊद इब्राहिम का ये गुर्गा कई सालों से उसके लिए जबरन वसूली का काम कर रहा था, जिसका बड़ा नेटवर्क मुंबई, हरियाणा और राजस्थान में भी फैला हुआ था। पंजाब में एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। तारीख का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी असमंजस में है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भले ही जीत का दावा करे, लेकिन कांग्रेस की कलह भी खुलकर सामने आ चुकी है। सिद्धू के साथ सीएम चन्नी का विवाद भी कई बार सामने आ चुका है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो एक बार फिर पंजाब में सरकार बनाएगी।
हमारे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हमारा चेहरा होंगे। हमारे संगठन के अध्यक्ष सिद्धू साहब हैं, नवजोत सिंह जी, वो भी हमारा चेहरा होंगे क्योंकि वो संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये 1 और 1 11 की जोड़ी और इनके साथ अनेकों और इनके साथ साथ सुनील जाखड़ जी हैं जो कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन हैं। 111 की जोड़ी तो ये है और 111 की जोड़ी के साथ लाखों करोड़ों कांग्रेस के लोग मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बारे में जब सीएम चन्नी से पूछा गया तो सुनिए क्या कहा था उन्होंने। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜन ਲਏਗੀ। कांग्रेस अपने जीत के दावे कर रही है, वहीं भगवंत मान 14 फरवरी को केजरीवाल का लकी नंबर बताते हुए अपनी जीत पक्की बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा जल्द ही सीएम उम्मीदवार के ऐलान का भी दावा कर रहे हैं। 14 फरवरी ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੂਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੋਊ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।